एवरीवन, समीक्षा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इंडियन पॉलिटी से। जीएस का सबसे महत्वपूर्ण और आसान पोर्शन भी ये माना जाता है कि यहाँ से जब स्टूडेंट शुरू करता है तो वो फिर धीरे धीरे अपना लय पकड़ते हुए वो फिर जीएस को बढ़िया से कवर कर लेता है। तो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था पर आज हम लोग शुरुआत, पहला लेक्चर होगा। इसमें हम लोग शुरू से ही हम लोग ये देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप करता है। आज हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था में इसका जो ऐतिहासिक विकास, इस पर हम प्रकाश डालेंगे, कोशिश करेंगे इसके बारे में जानने का। तो सबसे पहले आज का जो पहला क्लास है इंडियन पॉलिटी का, वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पर होगा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पर ये हमारा क्लास पहला क्लास है। इसमें हम जब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भारतीय संविधान, जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये कैसे विकास हुआ। सबसे पहले हमको जो जानना होता है वो इसके विकास के बारे में जानना होता है। तो हम जब जानते हैं कि जो मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमने कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगमन के बाद से देखा है। तो हम ये जानते हैं कि 1600 में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्वीन एलिजाबेथ वन के एक्सक्लूसिव राइट्स के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आती है। फिर यहाँ पर वो अपना धीरे धीरे एक ट्रेडिंग कंपनी से वो फिर धीरे धीरे एक टेरिटोरियल पावर में, यानी एक क्षेत्र में एक शक्ति के रूप में अपना विकास करती है और अपने जो इस यहाँ पर अपनी पैठ जमाते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले करके वो ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ रेगुलेशंस और कुछ कानून भी बनाने होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में जो शुरुआत होती है जब दीवानी राइट्स ली जाती है 1765 में, 1765 में जब दीवानी राइट्स होता है, मिलती है उन्हें, तब हम यहाँ से देखते हैं कि धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट वो फाइनेंशियल एक्सप्लॉइट करते हुए वो किस प्रकार से वो कानून बना करके फिर वो धीरे धीरे इस अपने जो मंशा को वो किस तरह से कामयाब करते हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो होता है वो यहीं से शुरू होता है। हम ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग को जो ध्यान देना है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि ये इसका जो विकास हुआ है, जो कंपनी, ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो ब्रिटिश एरा में, यानी ब्रिटिश के टाइम में हम दो प्रकार का डेवलपमेंट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक विकास जो होता है वो दो प्रकार का दिखता है। एक तो सीधे कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटिश जो कंपनी है वो कंपनी रूल रहती है। हम ये जानते हैं कि 1857 से पहले तक कंपनी रूल होता है। फिर 1857 के बाद ये कंपनी रूल शिफ्ट होकर के डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला जाता है। फिर वहाँ से एक गुड गवर्नेंस को एक प्रेजेंट करते हुए, एक ये कहते हुए कि हम गुड गवर्नेंस ला रहे हैं, उसको आगे करते हुए ब्रिटिश रूल शुरू हो जाता है, यानी क्राउन रूल हो जाता है। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि हम ये 1857 से बिफोर 1857 ये कंपनी का रूल रहता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1857 के बाद जो हमारा विद्रोह होता है, फर्स्ट सिपाही म्यूटनी मान करके चलते, एक बड़ा सिपाही म्यूटनी, कोई स्ट्रगल जो हम ये कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं,
ये जब हम देखते हैं तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से ये शिफ्ट होकर के हम देखते हैं क्राउन रूल के रूप में चला जाता है। तो यहां पर हम आफ्टर ये हो जाता है क्राउन रूल। तो ये जो 1857 होता है ये कब तक चलता है? ये 1857 ये 1947 तक, जब भारत आजाद होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1857, ये जो पीरियड होता है ये क्राउन रूल कहलाता है। उसके बाद जब अंग्रेज चले जाते हैं तो फिर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मॉडर्न जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको पढ़ने के लिए हमको पहले अंग्रेजों के समय में जो विकास हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं, संवैधानिक विकास हुए हैं, उन पर नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी को आधार बनाते हुए हम मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए हम ये पहले वाला एरा को देखेंगे, मतलब प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी, जो भारत की आज़ादी हुई उससे पहले का विकास है वो देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हम अभी बात करेंगे कि कंपनी रूल से शुरू करेंगे, क्योंकि ये बिफोर 1857 है, किस प्रकार से डेवलप होता है। एक पहले हम आपको ट्री या एक चार्ट बनाकर दिखाएंगे कि कैसे कैसे हम लोग, क्या ये हमारा प्लान होगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का। तो पहले हम ये देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को अभी अभी बताया। पहला तो हमने कंपनी रूल बताया, यहां पर कंपनी रूल जो कह रहे हैं वो डायरेक्ट कंपनी के द्वारा किया गया शासन है। इसमें क्राउन का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस लेवल का या उस क्राउन का उस लेवल का हस्तक्षेप नहीं था। डायरेक्ट ट्रेडिंग कंपनी, एज ए ट्रेडिंग कंपनी वो टेरिटोरियल पावर के साथ साथ सारा मैनेजमेंट वो देख रही थी। लेकिन उसके बाद पूरा शिफ्ट हो जाता है, 1857 के विद्रोह के बाद ये शिफ्ट हो जाता है, ये चला जाता है, हम ये देखते हैं ये क्राउन रूल में। क्राउन रूल, क्राउन, ब्रिटिश क्राउन मतलब वो क्वीन, इन द नेम ऑफ क्वीन, जो चीज़ें होंगी इन द नेम ऑफ क्वीन, वो जो भी विकास, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इन द नेम ऑफ क्वीन होगा। तो फिर इस पर हम जब आएंगे, पहले हम इसको बात करते हैं, कंपनी रूल पर बात करते हैं, उसके बाद फिर इस पर आएंगे। लेकिन इसमें कंपनी रूल में हम जब शुरू करते हैं, पहला जो आता है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला हम इसमें पढ़ेंगे, फिर हम इसके बाद हम दूसरा जो हम देखेंगे इसी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद हम देखेंगे अमेंडिंग एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, जो अमेंडमेंट एक्ट ऑफ अमेंडमेंट का है, या फिर अमेंडिंग एक्ट 1781 में अमेंडिंग एक्ट आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद हम बात करेंगे ये अमेंडिंग एक्ट जो है वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कह सकते हैं इसको। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में यह आया था। फिर उसके बाद हम ये बात करेंगे 1786 में भी एक एक्ट आया था, ठीक है। 1786 में एक छोटा सा एक्ट आया था, उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ डिमांड्स किए थे,
उसके आधार पर एक्ट ऑफ 1786 एक्ट ऑफ 1786। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक्ट ऑफ 1786 के बाद हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1786, अमेंडिंग एक्ट हो गया 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक्ट ऑफ 1786। उसके बाद हम बात करते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। फिर बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फिर सातवां बात करेंगे (33) एंड देन 8 है ये है हमारा कंपनी रूल का ये एक्ट। इतना हम लोग पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग जब ये पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग कंपनी रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कंपनी रूल जब हम लोग देख लेंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कंपनी रूल का ये क्राउन रूल, जो क्राउन रूल है उसमें जो गुड गवर्नेंस लाने की बात थी कि अब जो भी गवर्न होगा वो दैट विल बी फॉर द गुड गवर्नेंस। तो क्राउन रूल के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला ये आता है, पहला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर उसके बाद दूसरा जो होता है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है। फिर तीसरा है इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। फिर चौथा हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। फिर पांचवा का बात करेंगे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। फिर छठा बात करेंगे
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर अंत में बात करेंगे हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। मेरे ख्याल से ये दिख रहा होगा, अदरवाइज हमें दोबारा लिखना पड़ेगा इसको। एक बार थोड़ा सा लिख देते हैं, मे बी आई थिंक दिख नहीं रहा है। तो खैर ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये हमारा डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद फिर हम लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेजेंट फॉर्म में है, फिर वहाँ पर हम लोग जाएंगे जब ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से बनकर आ जाता है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। इसको एक बार हम और लिख देते हैं, है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। यहाँ पर मॉर्ले एल है, ये LEY मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1935, क्योंकि ऐसा माना जाता है, या हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग ये महसूस करेंगे कि नियरली 70% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमारा जो स्केलेटन जो बनता है, जो एक संरचना जो तैयार होती है भारतीय संविधान की, जो नवीन भारतीय संविधान है, उसमें अधिकतर जो हमें जो पुट मिलता है, जो चीज़ें मिलती हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिलती है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जब हम पढ़ेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है ये दिखेगा नहीं, अच्छा इसको ऊपर में मैं लिख देता हूँ। 7वां है जो आखिरी जो है हमारा ब्रिटिश इंडिया के, हाँ इसको यहाँ पे ऊपर लिख देना बेहतर होगा। 7th जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये था while the Britishers were in India
ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। ये उनका जो कोशिश था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि उनका कोशिश ये नहीं था, कोई बढ़िया कोशिश नहीं था कि ये सब कानून बना करके यहाँ के जनता को बहुत ज़्यादा सर्व किया जाए, उनके लिए, उनके हक के लिए किया जाए, लेकिन वो अपने हक के लिए बातें कर रहे थे। लेकिन वो चाह रहे थे कि चूँकि इंडिया में उस तरह का रेवोल्यूशन एक क्रिएट ना हो जाए, मतलब उस तरह का जो एक 1857 वाला विद्रोह हुआ था वैसा कुछ हो ना जाए, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के माध्यम से वो अपना ख्याल रख रहे थे, अपना ध्यान दे रहे थे। अब हम बात करेंगे कंपनी रूल का, शुरुआत करेंगे कंपनी रूल से। ये तो हमने एक ट्री बनाया कि भाई हम लोग ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अब इसमें यह है कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो सबसे शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 बनने से पहले भी ऐसा नहीं था कि हम ये देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने, जाहिर सी बात है, 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ, फिर उसके बाद 1764 में जो वार हुआ बैटल ऑफ बक्सर, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हम देखते हैं कि 1765 में उन्हें दीवानी अधिकार मिल गई। मतलब उनको जो अधिकार था, फाइनेंस में अधिकार उनको मिल गया, ठीक है, सिविल एंड फाइनेंशियल जो राइट्स थे वो मिल गए, दीवानी, राइट्स ऑफ दीवानी। सत्रह सौ 65 में इन्हें दीवानी राइट्स मिल जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद भी, क्योंकि क्या होता है कि उस समय हमने देखा है कि जिस तरह से टेरिटोरियल क्वेस्ट होता है, मतलब यानी कहने का मतलब है ब्रिटिशर्स जिस तरह से भारत पर आधिपत्य करके वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे, तो ये क्रम में वो जो उनका क्षेत्र था, भारतीय जो क्षेत्र है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करते हुए वो विकास करना चाह रहे थे। ऐसे क्रम में देखा जाए तो लगातार वो लगातार जो क्षेत्र है उसमें वो बने हुए थे और वो आगे एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ था कि फिलहाल कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा था कि कैसे रूल किया जाए, मतलब किस प्रकार से इनका एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का यानी पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट भी बहुत दिन तक चुप नहीं रह सकती थी। ये जो सारी चीज़ें हो रही थी, लगातार जो डेवलपमेंट हो रहा था कंपनी का, उस पर नज़र बनाए रख रही थी, ठीक है। हालांकि शुरुआती वक्त में ये, या यूं कह ले कि 1773 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पा रही थी जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा था। उसके लिए वो उसको लगता ये था कि इट इज़ रूल बाय क्राउन, मतलब वो जो ट्रेड का जो मोनोपोली लिया गया था, एक अधिकार जो अंग्रेज़ों के ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लिया गया था, तो वो क्वीन एलिजाबेथ I के द्वारा लिया गया था। तो एक तरह से वो जो क्राउन है उसके माध्यम से वो ट्रेड कर रही थी, उसकी मोनोपोली थी। तो ये बहुत 1773 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया या उस तरह से वो नहीं कर रही थी। लेकिन फर्स्ट टाइम जो रेगुलेट करना मुश्किल हो रहा था, बल्कि इंटरेस्ट ना कहें, इसको रेगुलेट करना मुश्किल हो रहा था, ब्रिटिश
पार्लियामेंट को रेगुलेट करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन 1773 में फिर कोशिश किया गया कि इसको रेगुलेट किया जाए। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, एक्सटॉर्शनेट एक मतलब अथाह रूप से जो उनका विकास हो रहा है, और वो फाइनेंशियल रूप में इतने स्ट्रांग होते जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें दिख रही थी। तो यहाँ पे पहली बार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ताकि उसको एक ब्रिटिश गवर्नमेंट पहली बार उस पर शिकंजा कस सके ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अब ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और क्या इससे रिफॉर्म या पार्लियामेंट किस प्रकार से रेगुलेट यानी उसको अपना कंट्रोल करके उसको चलाने की कोशिश करती है। तो हम इस पर कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला कोशिश माना जा सकता है। रेगुलेटिंग एक्ट was the first effort of the British government to regulate, to control the company, East India Company. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोपराइटर्स रहते हैं, जिनका देखो कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी नहीं थी कि अकेला आदमी था। यहाँ पे कुछ एक समूह था जो बिजनेसमैन का, जो एक साथ मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट की तरफ अपना मोनोपोली के साथ वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था या ट्रेड कर रहा था। तो जो प्रोपराइटर्स थे, जो इनका जो स्टेक होल्डर्स, जो जिनका स्टेक्स लगा हुआ था, ठीक है, जिनका पैसा लगा हुआ था, वो क्या किए, उन्होंने 24 मेंबर्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण किया। चौबीस मेंबर्स यानी 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का उन्होंने निर्माण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 24 मेंबर्स में हम ये देखते हैं कि ये 4 साल के लिए, है ना, चार सालों के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता था, और हर साल, एक मिनट, और हर साल 6 मेंबर रिटायर होते थे इसमें। एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो गई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, इसका जो प्रोप्राइटर्स थे, इसका शेयर का वैल्यू, जो पहले 500 जो इसमें जो मेंबर्स बन सकता था इस कंपनी का, वो 500 था इसका शेयर होल्डिंग, जिसे बढ़ा करके 1000 कर दिया गया, 1000 कर दिया गया।
ये 500 को 1000 पाउंड कर दिया गया है, इसका शेयर होल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये यहाँ पर ये जब कर दिया गया तो इसके बाद फिर हम ये देखते हैं इसका जो है बहुत सारी चीज़ों को इसके हिसाब से भी रेगुलेट किया गया, ये अनदर चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो हमें देखना है कि किस प्रकार से विकास होता है यहाँ पर। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमारा सुप्रीम कोर्ट at Fort William, कलकत्ता, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, ठीक है। ये हमको लगता है ये 1774 में एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। इसमें एक तो चीफ जस्टिस होते हैं, प्लस इसमें 3 अदर जजेस भी होते हैं। एक चीफ जस्टिस है और 3 अदर जजेस होते हैं। ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। स्टेक होल्डिंग, ये स्टेक होल्डिंग है। ये पाउंड है, 500 पाउंड से इसको बढ़ा करके 1000 पाउंड कर दिया गया था इस कंपनी का, वो चीज़ें हैं। हो गया, ठीक। नहीं नहीं रोके नहीं, चल रहा है। हमको लगा कि शायद कंटिन्यू, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज गिवन, एक काउंसिल दिया गया उन्हें, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बी असिस्टेड बाय इट्स 4 मेंबर काउंसिल, ठीक है। ये इनके साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज असिस्टेड by 4 members काउंसिल। लेकिन एक ड्रॉबैक्स ये था कि यहाँ पर जो भी, हालांकि इसमें और बताते हुए हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो, इनका जो पोजीशन है इन्हें थोड़ा सा मजबूत किया गया। इनको मजबूत करते हुए, इनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करते हुए या बढ़ाते हुए, इनके जो सबऑर्डिनेट बनाए गए वो गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। ये हम देखते हैं कि मद्रास एंड गवर्नर ऑफ
मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, ये मद्रास एंड बॉम्बे से ज़्यादा पावरफुल बनाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनकी बात बाद में हम देखते हैं कि इनकी बात बहुत ज़्यादा, भले ये पोजीशन में ज़्यादा हो जाते हैं, इनको थोड़ा सबऑर्डिनेट नीचे कर दिया जाता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये इनकी बात नहीं मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, द डिसीजंस विल बी टेकन decisions will be taken on the basis of मेजॉरिटी। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इनका जो है जो काउंसिल मेंबर ऑफ काउंसिल का जो बात मानना ज़रूरी रहता था, और जो डिसीजंस लिए जाते थे वो कहीं ना कहीं ऐसे डिसीजंस लिए जाते थे कि जो काउंसिल्स के मेंबर थे वो वैसे डिसीजंस लेते थे जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता था। इसका मतलब यह है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैसे डिसीजन पास किए जाते थे जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज़्यादा ये मिलती थी, कहने का मतलब है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, यानी ऐसा डिसीजन जिसमें मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, उसके जिम्मेदार नहीं होते थे। तो यहाँ पर इसका ड्रॉबैक्स था, ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसका एक ड्रॉबैक्स था। इसमें डिसीजंस जो थे वो मेजॉरिटी में लेते थे, और जो गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल होते थे बंगाल के, वो क्या था, वो जो उनके पास जो वोट्स थे कास्टिंग वोट थे। ठीक है, वो जब कास्टिंग वोट रहता था, जब मेंबर्स में बस वही था और कुछ था नहीं उसका। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में, ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये हम देखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 या अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग एक्ट 1781 या इसको यूं कह लें एक्ट ऑफ सेटलमेंट। हम ये जानते हैं कि किस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट में कोशिश ये की गई थी कि बहुत हद तक एक रेगुलेट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, कोशिश भी की गई थी कि गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कामयाबी नहीं मिलती है। ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडिंग एक्ट जो 1781 है वो कहीं ना कहीं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को सुधारने की कोशिश मात्र थी, यानी इसमें कुछ कमियां थीं, उसको सुधारने की बात कही गई थी। ठीक, ओके, थैंक यू। नहीं, वैसा लगता है।